यह 2025 की फिल्म लास्ट ब्रेथ की शुरुआत उस भूमिका से होती है जिसे सैचुरेशन डाइवर कहा जाता है, जिनका मुख्य काम समुद्र के अंदर पाइपलाइनों की मरम्मत करना होता है। यह पेशा दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में से एक माना जाता है। इसके बाद कहानी क्रिस लेमंस पर शिफ्ट होती है, जो एबरडीन, स्कॉटलैंड में आने वाले तूफान की रेडियो रिपोर्ट सुन रहा होता है। क्रिस एक नया लेकिन प्रतिभाशाली डाइवर है जो बीबीबीवाई ऑफशोर कंपनी के लिए काम करता है। वह अपनी मंगेतर मोराग को बताता है कि उसे 1 महीने के लिए बाहर रहना होगा क्योंकि उसे एक सैचुरेशन डाइवर के रूप में चुना गया है। मोराग उसके इस खतरनाक काम को लेकर चिंतित होती है, लेकिन क्रिस उसे आश्वासन देता है कि सब ठीक रहेगा। एबरडीन हार्बर पर क्रिस डीएसवी नाम की डाइव सपोर्ट वेसल पर चढ़ता है, जहां उसका स्वागत उसके वरिष्ठ क्रेग और साथी डाइवर डंकन द्वारा किया जाता है। डंकन बताता है कि इस बार उनके साथ एक नया कप्तान होगा। जहाज के रवाना होने से पहले क्रेग मिशन की जानकारी देता है। वह बताता है कि वे 28 दिनों के लिए टिन कैन, एक दबाव युक्त चेंबर में रहेंगे। उन्हें समुद्र में लगभग 90 मीटर की गहराई पर दबाव में रखा जाएगा, जहां उन्हें गैस पाइपलाइन के एक हिस्से को बदलना है। काम पूरा होने के बाद उन्हें 4 दिन की डिकम्प्रेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा ताकि वे सामान्य वायुमंडलीय दबाव में लौट सकें। क्रेग 3 टीमों में बांटवारा करता है। क्रिस, डंकन और अनुभवी डाइवर डेव को टीम ए में रखा जाता है। क्रिस ने डेव के बारे में बहुत सुना है, लेकिन कभी उसके साथ काम नहीं किया। डेव थोड़ा अलग थलग सा रहता है, जबकि डंकन हमेशा की तरह मजाकिया अंदाज में डेव को छेड़ता है कि वो क्रिस से दूर दूर क्यों रहता है। काम पर केंद्रित डेव क्रिस के अनुभव पर सवाल उठाता है। डंकन उसकी सिफारिश करता है और बताता है कि क्रिस ने 3 साल बतौर डेकहैंड काम किया था और अब तक डंकन के साथ 5 गोते लगा चुका है। बाद में जब टीम अपने बंक्स में आराम कर रही होती है, डेव देखता है कि क्रिस अपने बिस्तर के पास मोराग की तस्वीर रखता है। डेव उसे सलाह देता है कि पानी के अंदर उसे पूरी तरह फोकस रहना होगा और बाहरी दुनिया की बातें भूलनी होंगी। डंकन हंसते हुए कहता है कि डेव खुद 2 बच्चों का नर्मदिल बाप है। सभी टीमों के तैयार होने के बाद उनके चेंबर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और क्रेग गैस प्रेशराइजेशन प्रक्रिया शुरू करता है। इस बीच जहाज हंटिंगटन ऑयल फील्ड की ओर बढ़ता है। ऑपरेशन की निगरानी चलती रहती है और क्रेग रेडियो पर चेतावनी देता है कि डिकम्प्रेशन के बिना चेंबर से बाहर निकलना जानलेवा हो सकता है। डंकन मजाक करता है कि क्रेग हर बार यही कहता है। एक शांत भोजन के दौरान डंकन बताता है कि उसे बीबीबीवाई ऑफशोर से निकाल दिया गया था। मूड हल्का करने के लिए डेव मजाक करता है कि उनका काम शायद 10 साल में पूरी तरह ऑटोमेटेड हो जाएगा। क्रिस कहता है कि डंकन को क्रेग की तरह मैनेजमेंट में जाना चाहिए, लेकिन डंकन साफ करता है कि उसे वो काम पसंद नहीं। डंकन ईमानदारी से डेव से कहता है कि वह एक अच्छा डाइवर है और अब उसे उसकी जरूरत नहीं है। अगली सुबह क्रिस को मोराग का एक वीडियो मैसेज मिलता है जिसमें वह शादी की तैयारियों की बात करती है और कहती है कि डंकन के साथ एंजॉय करना। जहाज को समुद्र नियंत्रण कोऑर्डिनेट्स देने के बाद कप्तान को बताया जाता है कि तूफान की ताकत अपेक्षा से ज्यादा हो सकती है। क्रेग उसे भरोसा दिलाता है कि वे उत्तरी समुद्र में हैं और तूफान के प्रभाव क्षेत्र से काफी दूर हैं। जब डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम डीपीएस सक्रिय हो जाता है, जिससे जहाज बिना एंकर के अपनी जगह पर स्थिर रह सकता है, तो कप्तान क्रेग को गोता लगाने की अनुमति देता है। क्रेग टीम को सूचित करता है और वे अपने डाइविंग सूट पहनना शुरू करते हैं, जिसमें सुरक्षा के लिए फ्लेयर, चाकू और कंपास होता है। पानी में उतरने से पहले डेव क्रिस से कहता है कि सावधानी बरतना और उसका अनुसरण करना। टीम एयर डाइविंग बेल तक पहुंचती है, जो धीरे धीरे 300 फीट नीचे जाती है। वहां पहुंचने पर क्रेग घोषणा करता है कि वे लक्ष्य गहराई पर पहुंच चुके हैं। डंकन डेव के हेलमेट को एक एम्बिलिकल कॉर्ड से जोड़ता है, जो उसे ऑक्सीजन और संचार उपलब्ध कराती है और फिर उसे सुरक्षित रूप से सिर पर पहनाता है। डेव पहले पानी में उतरता है और कुछ समय बाद क्रिस भी उसका पीछा करता है। हालांकि पानी में उतरते ही क्रिस घबरा जाता है और तेज सांसें लेने लगता है, लेकिन डेव उसे शांत करता है। जैसे ही जहाज से पावर केबल नीचे डाली जाती है, गोताखोर अपना काम शुरू करते हैं। केबल को जोड़ने के बाद वे मैनिफोल्ड को सक्रिय करते हैं और क्रेग को रिपोर्ट करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक कि क्रिस मैनिफोल्ड के अंदर गैस की रीडिंग चेक करता है और देखता है कि वे बहुत ज्यादा हैं। वह इसे ठीक करने में लगा होता है कि तभी क्रू को एहसास होता है कि जहाज के थ्रस्टर काम करना बंद कर चुके हैं। यह रहा हिंदी में अनुवाद।
टाइम स्टैम्प्स हटाकर और सहज कहानी शैली में लिखा गया। ऑफलाइन होने का मतलब था कि जहाज अपनी जगह पर टिक नहीं पा रहा था। जैसे ही हवाएं तेज चलने लगीं, लहरें भी उग्र हो गईं। डेव को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ और उसने देखा कि जहाज बह रहा है। उसने तुरंत क्रिस को मैनिफोल्ड से हटने का आदेश दिया। जहाज पर पूरा डीपीएस सिस्टम फेल हो गया और क्रू को जहाज पर से नियंत्रण खो बैठा। क्रेग ने डंकन को मिशन रोकने का आदेश दिया और डाइवर्स को ज्यादा से ज्यादा अम्बिलिकल स्लैक देने को कहा। डेव और क्रिस मैनिफोल्ड पर चढ़े ताकि उन्हें बेहतर दृश्यता मिल सके, लेकिन बेल कहीं दिखाई नहीं दी। तभी क्रिस की अम्बिलिकल लाइन मैनिफोल्ड में फंस गई। तेज हवा के कारण जहाज झुक रहा था और पावर केबल अलग हो रही थी। समुद्र की सतह पर अंधेरा छा गया। टीम को यह भी पता चला कि उनका जहाज बह नहीं रहा, बल्कि क्रिस की अम्बिलिकल लाइन ही जहाज को मैनिफोल्ड से जोड़े हुए थी, जैसे एक एंकर। डेव ने क्रिस तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। क्रिस का ऑक्सीजन भी खत्म होने के कगार पर था। डेव ने उसे तुरंत बैकअप ऑक्सीजन पर स्विच करने को कहा। डंकन ने क्रेग को बताया कि क्रिस अब बेली आउट पर है, यानी उसके पास सिर्फ 10 मिनट की हवा बची है। डेव ने चेतावनी दी कि उसकी ओम्बिलिकल कभी भी टूट सकती है और वह बह जाएगा। उसने क्रिस से कहा कि वह मैनिफोल्ड की ओर लौटे ताकि डेव उसे फिर से ढूंढ सके, लेकिन इससे पहले कि क्रिस कोई जवाब दे पाता, उसकी लाइन टूट गई और वह अंधेरे पानी में बह गया। जहाज पर क्रेग ने रिपोर्ट दी कि डाइवर्स अब दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि आरओवी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल ने डेव को बेल में लौटते हुए रिकॉर्ड किया। जैसे ही डेव सुरक्षित पहुंचा, उसने बताया कि क्रिस गायब है, उसकी कॉर्ड कट चुकी थी। उधर क्रिस ने एक फ्लेयर जलाया और डंकन व क्रेग को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे डेव की बात याद आई और उसने समझा कि उसे मैनिफोल्ड की ओर लौटना होगा। कप्तान को बताया गया कि थ्रस्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन डीपीएस अब भी बंद है। मुश्किल समुद्री हालात के बावजूद कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर ने जहाज को मैनुअल रूप से चलाने का फैसला किया ताकि वह क्रिस की अंतिम लोकेशन से दूर न बह जाए। कई कोशिशों के बाद जहाज को मोड़ने में सफलता मिली। डीपीओ अधिकारी ने बताया कि वे अब डाइव साइट से 630 फीट दूर हैं। इसी दौरान क्रिस मैनिफोल्ड तक पहुंचता है और उस पर गिर पड़ता है। वह मोराग के बारे में सोचता है। डीपीओ अधिकारी डीपीएस को रीसेट करने का सुझाव देता है, लेकिन कप्तान मना कर देता है क्योंकि इसमें कई घंटे लगेंगे। वह किसी और समाधान की मांग करता है। आखिरकार आरओवी को मैनिफोल्ड मिल जाता है और उस पर पड़े क्रिस की हलचल भी नजर आती है। क्रेग मानता है कि ये सिर्फ मांसपेशियों की ऐंठन है और क्रिस अब जीवित नहीं है। डीपीओ अधिकारी कप्तान को बताता है कि डीपीएस एक स्टार्टअप सीपीयू से ऑपरेट होता है और वह उसे बाईपास कर सकता है, लेकिन इसमें जोखिम है। कप्तान उसे यह करने की इजाजत देता है। उधर क्रेग खुद आरओवी चलाकर क्रिस को रिकवर करने की कोशिश करता है। काफी मशक्कत के बाद वह क्रिस को आरओवी से बांध देता है, लेकिन पाता है कि क्रिस ने खुद को संरचना से बांध रखा है ताकि बह न जाए। क्रेग उसकी सूझबूझ से प्रभावित होता है, लेकिन हालात से परेशान भी। डाइव बेल में डंकन डेव को बताता है कि वह और क्रिस एक रेस्क्यू डाइव मिशन के दौरान मिले थे, जिसमें वे एक शव नहीं निकाल पाए थे और सिर्फ उसका सामान वापस ला सके थे। इस बार वह सिर्फ क्रिस का सामान नहीं लौटाएगा, बल्कि उसे जिंदा वापस लाएगा। डीपीओ अधिकारी की वायरिंग से डीपीएस वापस चालू हो जाता है। अब जहाज स्थिर हो चुका है और टीम क्रिस को रिकवर करने की तैयारी करती है। डंकन को जानकारी मिलती है कि क्रिस अब भी मैनिफोल्ड पर है। डेव दोबारा पानी में उतरता है और मैनिफोल्ड पर पड़े क्रिस को देखता है। वह उसे उठाता है, लेकिन क्रिस का वजन उसे ऊपर चढ़ने नहीं देता। बड़ी मेहनत से वह उसे बेल में वापस लाता है। क्रेग तुरंत माउथ टू माउथ रेसिटेशन शुरू करता है, लेकिन क्रिस की हालत नाजुक होती है। 30 मिनट से ज्यादा हो चुका है और उसे ऑक्सीजन नहीं मिली। जैसे ही टीम उम्मीद छोड़ने लगती है, क्रिस अचानक सांस लेता है। सब हैरान रह जाते हैं। पूरी टीम खुशी से झूम उठती है। कप्तान इस घटना के बाद रोटेशन को छोटा कर देता है और टीम वापसी की ओर रवाना हो जाती है। डिकम्प्रेशन के पहले दिन क्रिस डेव से कहता है कि जब वह नीचे था उसे एक अजीब शांति महसूस हुई थी, लेकिन साथ ही गहरा दुख भी, जैसे उसने मोराग को निराश कर दिया हो। वह डेव का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी जान बचाई। तीसरे दिन टीम से विदा लेने के बाद क्रिस यह वाकया मोराग से साझा करता है। मोराग यह सुनकर चौंक जाती है। क्रिस उसे भरोसा दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हमेशा उसके पास लौट कर आएगा। और इसी के साथ कहानी का अंत होता है।